की गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं आज पीएम मोदी से मिलेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। फ्रांस में होगी मोदी ट्रंप की मुलाकात। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखपुर को देंगे 926 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 226 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज आगरा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद जाएंगे रक्षा मंत्री। किसान महिला स्वाभिमान रैली को भी करेंगे संबोधित। आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल और विकास पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में आज यमुना की सफाई को लेकर यमुना रिवर फ्रंट क्लीननेस कैंपेन 2026 का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में होगा कैंपेन का आयोजन। घाटों पर स्वच्छता को लेकर चलाया जाएगा अभियान। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी से आज मिलेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। फ्रांस में होगी मोदी ट्रंप की मुलाकात। G7 समिट के दौरान होगी दोनों की मुलाकात। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज फ्रांस में होगी मोदी और ट्रंप की मुलाकात। G7 समिट के दौरान होगी दोनों की मुलाकात। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन लेस बेंस शहर में मुलाकात होगी। और ये बैठक फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान निर्धारित की गई है। व्हाइट हाउस ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है कि दोनों नेताओं के बीच एक अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी और सबकी नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई है और इस चर्चा पर टिकी हुई है, जहां G7 समिट फ्रांस के एवियन लेस बेंस में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की ये आमने सामने की बातचीत G7 शिखर सम्मेलन के दौरान होगी, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन में रक्षा प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात है और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी, जहां फ्रांस में आयोजित होने जा रही G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिकी प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि दोनों नेताओं की मुलाकात समिट के आखिरी दिन 17 जून को तय की गई है।
और एक और बड़ी खबर जहां सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन गोरखपुर को देंगे 926 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद अहम होने वाला है और ऐसे में ये खास तौर से बताते चले कि मुलाकात और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जब मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर जाते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं, कई सौगात देते हैं और आज गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात यहां मिलने वाला है। 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोग आपको बता दें 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात कर ले तो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मुख्यमंत्री का ये दौरा और ऐसे में कई सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिलने वाला है। तो 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। कई दिग्गजों की मौजूदगी हो सकती है और आशुतोष मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा और क्या कुछ जानकारी मुख्यमंत्री के पहुंचने पर किस तरह की सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज परिसर में 926 करोड़ से अधिक की लगभग 226 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सीवर, नगर विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। योगी सरकार दरअसल इसे गोरखपुर और पूर्वांचल के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है और सरकार लगातार दावा करती है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार, बेहतर सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जहां तक बात रही, प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। गोरखपुर में होने वाला यह कार्यक्रम विकास और जन कल्याण योजनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री के अलावा भी कई दिग्गजों की मौजूदगी हो सकती है और खासतौर से ये भी जानना चाहेंगे कि गोरखपुर वासी इस परियोजना के लिए कितना उत्सुक हैं? देखिए, आमतौर पर जब मुख्यमंत्री किसी जनसभा के लिए पहुंचते हैं या किसी योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ जो क्षेत्रीय नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, सांसद रवि किशन मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो भी उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से इतनी बड़ी योजनाओं का जब शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे तो उस इलाके के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है तो लोग काफी उत्साहित है और इसी को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से और ये लगभग 4:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज में पहुंचेंगे और उसके बाद इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देखिए आशुतोष, 2027 में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री का? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार पिछले 4-5 दिनों से विभिन्न जिलों का और मंडलों का दौरा कर रहे हैं और वहां के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनों के साथ समन्वय बैठाकर बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 2027 के चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री लगातार अब जो है जिलों का दौरा कर रहे हैं और चूंकि गोरखपुर स्वयं मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है तो ऐसे में इन योजनाओं का लाभ इलाके के लोगों को मिल रहा है और पूर्वांचल में खासकर इस बार फोकस है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी तरह से 2027 के चुनाव से पहले एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जाए जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। बिल्कुल, देखिए 926 करोड़ का ये परियोजना है और ऐसे में ये जो परियोजनाएं हैं इसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल या फिर शहरी विकास से जुड़ी हुई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी मानी जा रही है?
देखिए, सारी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। आम जनमानस से जुड़ी स्वास्थ्य, शिक्षा, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आप देखेंगे हर व्यक्ति को सबसे पहले अगर कोई जरूरत होती है शिक्षा और स्वास्थ्य की होती है। पेयजल, सीवर, नगर विकास, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं और लगातार सरकार इस बात का प्रयास करती है कि जो आम जनमानस से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनका सही से क्रियान्वयन किया जा सके और सही तक लोगों तक वो सुविधाएं लोगों को मिल सके। बिल्कुल आशुतोष, एक बार आप फिर से विस्तार समझाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल क्या है और कौन कौन से कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया तकरीबन 4:30 बजे गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंचेंगे और वहां प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है और लगभग 926 करोड़ की लागत से 226 विकास परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वहां एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा आज बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां आज मुरादाबाद दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके साथ ही पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल पर करेंगे चर्चा। बड़ी खबर, आज मुरादाबाद दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल पर करेंगे चर्चा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य आज जाएंगे मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुरादाबाद दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर भी चर्चा कर सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुरादाबाद आगमन को लेकर एक प्रेस वार्ता और समीक्षा बैठक का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं मुरादाबाद के सर्किट हाउस में उनके द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के विकास कार्यों पर विशेष चर्चा करने की बात भी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मुरादाबाद दौरे पर है और बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को आज बताते हुए नजर आएंगे। बेहद महत्वपूर्ण दौरा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का, जहां आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य के मुरादाबाद आगमन को लेकर खास तैयारी की गई है। प्रेस वार्ता और समीक्षा बैठक का भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आशुतोष मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए अब आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद जाने वाले हैं, कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका ये दौरा? जी, आज 14 जून रविवार को दोपहर में मुरादाबाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगभग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद लगभग 3:20 पर वो सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करेंगे। इन दिग्गजों की मौजूदगी हो सकती है उनके साथ? इसमें केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर पार्टी संगठन और प्रशासन की तैयारी जो है कल से स्टार्ट हो गई थी और पुलिस प्रशासन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुरादाबाद दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर दिख रही है। क्या उप मुख्यमंत्री किसी नई परियोजना या फिर विकास कार्यों की घोषणा भी कर सकते हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कार्यकाल और विकास कार्यों पर मीडिया को संबोधित करेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे प्रेस वार्ता में। बिल्कुल, आपने बताया 12 वर्षों के कार्यकाल को रखेंगे, लेकर इसको उप मुख्यमंत्री किन उपलब्धियों को जनता के सामने रख सकते हैं?
जी, ये जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो 12 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 12 वर्षों के कार्यकाल और विकास कार्यों के जो उपलब्धियां हैं उनको मीडिया के सामने जो है रखेंगे और अपनी बीजेपी के द्वारा जो योजनाएं और जो लोगों को लाभ मिला है उसके बारे में प्रेस को जो है संबोधित करेंगे। बिल्कुल आशुतोष, उप मुख्यमंत्री के दौरे को आगामी राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 2027 विधानसभा चुनाव भी है। जी, ये जो बीजेपी के द्वारा आज तक लोगों को लाभ मिला है और जो बीजेपी के द्वारा आज तक जो योजनाएं लाई गई हैं लोगों के बीच में जो लाई गई हैं, लोगों को जिन योजनाओं का जो है लाभ आज तक मिला है उसके बारे में जो है ये मीडिया को जो है संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद में अपनी उपलब्धियों को जो है करेंगे। और इनका दौरा जो है अगर देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, सर्किट हाउस में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे में होने वाली ये जो समीक्षा बैठक है इसमें किन विभागों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी? ये जन कल्याणी योजनाएं और सरकार के द्वारा जो उपलब्धियां की गई हैं उनको लेकर के जो है समीक्षा बैठक ये करेंगे आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और दिल्ली में आज यमुना की सफाई को लेकर कैंपेन, जहां यमुना रिवर फ्रंट क्लीननेस कैंपेन 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में होगा कैंपेन का आयोजन। घाटों पर स्वच्छता को लेकर चलाया जाएगा बड़ा अभियान में कई स्वयंसेवी संगठन शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बताते चले कि अभियान में कई स्वयंसेवी संगठन शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ये कैंपेन किया जाएगा और इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। घाटों पर स्वच्छता को लेकर निरीक्षण किया जाएगा और देखिए इस अभियान में कई स्वयंसेवी संगठन शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली में आज यमुना की सफाई को लेकर कैंपेन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ये कैंपेन होने वाला है। यमुना रिवर फ्रंट क्लीननेस कैंपेन का 2026 का ये सबसे बड़ा एक तरह से कहे तो योजना है यमुना पर काम करने का, यमुना को साफ करने का और घाटों पर स्वच्छता बनी रहे इसके लिए अभियान चलाया जाएगा और इसकी खुद नेतृत्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। बताते चले कि आज घाटों पर मां यमुना तट स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करेंगी। एक संकल्प स्वच्छ यमुना संदेश के साथ ये महाअभियान यमुना को उसका गौरव लौटाने, तटों को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल है और हजारों नागरिक और गणमान्य जन इसमें भाग लेकर यमुना को निर्मल बनाने के संकल्प को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं ठोकर नंबर 14 गीता कॉलोनी घाट पर उपस्थित रहकर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करेंगी और हजारों नागरिकों के साथ श्रमदान कर स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी यमुना के संकल्प को मजबूत करेंगे। और इसके साथ ही इस अभियान में दिल्ली के सांसद, सरकार के मंत्री और अन्य गणमान्य की भागीदारी रह सकती है। और देखिए ये विशेष अभियान यमुना के घाटों पर सुबह 6 बजे से आयोजित हो रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। यमुना का संरक्षण और उसकी स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व भी है और इसी सोच को जन जन तक पहुंचाने और सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। यमुना की स्वच्छता केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक सतत जन अभियान है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र सरकार के आपको बता दें 12 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी जन संवाद कार्यक्रम चला रही है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी भी जन संवाद किए, जिसको लेकर उन्होंने भारत अपडेट के संवाददाता आलोक तनेजा से खास बातचीत की। सुनिए। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो,
वो तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है जन संवाद और जनसंपर्क कार्यक्रम। आज उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जसवंत सैनी जी यहाँ शारदा नगर में पहुंचे हैं, लोगों से अलग अलग तरीके से जन संवाद कर रहे हैं, लोगों घरों में जा रहे हैं, इस बात का संदेश दे रहे हैं कि जो मोदी जी ने 64 साल का इतिहास जो है वो तोड़ा है, 64 साल का इतिहास, उसके उपलक्ष्य में भी आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से जन संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मंत्री जी से। मंत्री जी आपका स्वागत है। किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या आप कहां गए हैं? अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 वर्ष उन्होंने पूरे किए सरकार के, तो 12 वर्ष विकास के, विश्वास के और सुशासन के, जन कल्याणकारी नीतियों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, देश को विकास के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया। तो ये अलग अलग तरीके से पार्टी ने कार्यक्रम लिए हैं, तो उन्हीं के तहत आज कुछ परिवारों में संपर्क करने की जिम्मेदारी संगठनों ने दी है। 25-30 परिवारों के साथ मुझे भी संपर्क करना है, तो उसी के तहत मैं आज यहाँ आया था लोगों से संपर्क करना और मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं जनता के बीच में रखना और जनता के कुछ जिज्ञासा है तो उसको भी जानकारी करके उसका समाधान। तो आप आज आपकी शुरुआत है या आपने वो 30 जो आपने आइडेंटिफाइड किए थे वो पूरे कर लिए हैं? वो 2 दिन में पूरे होंगे क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर था पार्टी सरकारी काम से, तो इसलिए आज सुबह से मैंने शुरुआत की है और कल तक मेरे पूरे हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 64 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और जो सरकार में उन्होंने नेहरू के बाद का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसको लेकर भी सरकार के मंत्री अपने जन संवाद कार्यक्रम में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उसी के अंतर्गत शारदा नगर में संसदीय कार्य मंत्री जसवंत सैनी का आगमन हुआ। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, भारत अपडेट, सहारनपुर। और वही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और इसके साथ ही जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह पहली बार झांसी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में विभिन्न बताते चले बिजली और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। उनमें धन का आवंटन है और पहली बार ऐसा आपको महसूस होगा कि जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद हम लोगों ने अपनी इस दूसरी सरकार मैंने मंत्री बनने के बाद गठित की है, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित है। हमारे जिला पर्यटन अधिकारी उसमें सचिव हैं, जिले के सारे जनप्रतिनिधि मेंबर हैं, डेवलपमेंट के लोग मेंबर हैं। जिले की जितनी भी योजनाएं पर्यटन को डेवलपमेंट के लिए या कल्चर को डेवलपमेंट के लिए होंगी वो यहीं से प्रस्तावित होंगी। आपको कोई कल्चरल एक्टिविटी और बढ़ाना है। और अमरोहा में आगामी मुहर्रम की तैयारियों को लेकर राज्य एमएसपी ने पीस कमेटी की बैठक की और इस दौरान उन्होंने धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। साथ ही ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से कम रखने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई है और दिशा निर्देश दिया गया है कि मुहर्रम की तैयारियां कैसे करनी और किस तरह से शांति और अमन के साथ त्यौहार को मनाना है। मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की यहाँ अपील की गई है। इसके लिए पीस कमेटी की बैठक की गई। जीएमएसपी ने पीस कमेटी की बैठक की है और इस बैठक के जरिए बताया गया है कि शांति अमन के साथ इस त्यौहार को मनाएं और इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई भी हुड़दंगबाजी ना हो, किसी भी तरह की अराजकता ना फैलाए और इसके साथ ही शांति और अमन के साथ इस त्यौहार को मनाएं। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर डीएमएसपी ने पीस कमेटी की बैठक की है और इस दौरान उन्होंने धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की और इसके साथ ही ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से कम रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि देखिए कई बार ताजियों की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा हो जाने से कई ऐसे सड़क दुर्घटनाएं सामने आते हैं और ऐसे में इसके पहले ही पीस कमेटी की बैठक की गई और तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। 17 से 26 तक इसमें ये मनाया जाएगा, जिसमें शहर में लगभग 205 जुलूस निकाले जाएंगे। तो उसकी तैयारियों को लेके आज जनपद स्तर पे पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, जिसमें सभी प्रमुख अधिकारीगण जैसे कि
एसपी साहब, एडिशनल एसपी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम, सीओस, एसएचओस और क्षेत्र के सभी सम्रांत व्यक्तिगण अलग अलग समुदाय से आए हुए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सबको बताया गया। और कानपुर में आगामी मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से कानपुर पुलिस कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और वहीं इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने की। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं और जुलूस आयोजकों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आयोजकों से जुलूस के रूट, समय और ताजिया के आकार को लेकर विस्तृत जानकारी ली। आज मुहर्रम के आने वाले कार्यक्रम को देखते हुए जनपद में सभी धर्मगुरुओं और सम्मानित नागरिकों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मीटिंग हुई है, जिसमें अन्य विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारी आए हैं। इसमें जो उनकी समस्याएं और सुझाव हैं वो सुने गए हैं। साथ ही में अधिकारियों ने भी अपना जो दिशा निर्देश हैं वो साझा किए हैं। अलम की ऊंचाई, ताजिए की ऊंचाई, मार्गों की क्या व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, इन सब के बारे में बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि परंपरागत कार्यक्रम भी संपन्न कराए जाएं। इसी के साथ में यह भी बताया गया किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ
एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन आज पीएम मोदी से मिलेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। फ्रांस में होगी मोदी ट्रंप की मुलाकात। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखपुर को देंगे 926 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 226 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज आगरा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद जाएंगे। रक्षा मंत्री किसान महिला स्वाभिमान रैली को भी करेंगे संबोधित। आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल और विकास पर करेंगे चर्चा। और दिल्ली में आज यमुना की सफाई को लेकर यमुना रिवर फ्रंट क्लीननेस कैंपेन 2026 का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में होगा कैंपेन का आयोजन। घाटों पर स्वच्छता को लेकर चलाया जाएगा अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी आम बात है, लेकिन आज आजमगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा जोरदार बयान दिया जिसने राजनीतिक सीमाओं को पीछे छोड़ दिया है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कड़ा ऐतराज व्यक्त किया बल्कि तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटी तो बेटी होती है और किसी की बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने विकास, कानून व्यवस्था, आजमगढ़ की पहचान, महाराजा सुहेलदेव और विपक्ष की राजनीति पर भी जोरदार हमला बोला। अब इसी पर देखिए आजमगढ़ से हमारी एक खास रिपोर्ट। आजमगढ़ की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे चर्चित बयान अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर रहा। सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी किसी भी परिवार या किसी भी राजनीतिक दल की हो, उसका सम्मान हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए हमने व्यवस्था दी है, हमने उनके लिए व्यवस्था दी है। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने
गलत टिप्पणियां की थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में बेटी को सम्मान का स्थान दिया गया है और किसी भी बेटी का अपमान समाज के संस्कारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें FIR दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि मुख्यमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों को सीख देने से पहले अपने कार्यकर्ताओं की भाषा और व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। योगी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और संयम बेहद जरूरी है और राजनीतिक विरोध के नाम पर किसी भी स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। बेटियों के सम्मान का मुद्दा उठाने के बाद मुख्यमंत्री सीधे विकास के एजेंडे पर आए। आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वांचल अब विकास और निवेश की नई पहचान बन रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार की योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही हैं और उनका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत, हर गरीब के घर में शौचालय, हर बेटी की सुरक्षा की व्यवस्था, हर व्यापारी को भी सुरक्षा की व्यवस्था। हमने कहा है बिना भेदभाव के सुरक्षा दे देंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना से भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने गरीब की जमीन को हड़पने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया और किसी व्यापारी के साथ भी जबरन करने का काम किया, तो फिर हम उसकी गारंटी नहीं ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी पहचान के संकट से जूझने वाला आजमगढ़ आज विकास और निवेश का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रतिभाशाली युवाओं, मेहनती किसानों और हुनरमंद कारीगरों के इस जिले को आखिर वर्षों तक पहचान का संकट क्यों झेलना पड़ा। योगी ने कहा कि अब आजमगढ़ की पहचान विकास, रोजगार और नई संभावनाओं से बन रही है। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से आजमगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ है? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़।
मुख्यमंत्री ने बिना नाम के पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने समाज को बांटने की राजनीति की और विकास को पीछे छोड़ दिया। योगी ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति ने प्रदेश के विकास को नुकसान पहुंचाया, जबकि वर्तमान सरकार सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सब की भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है। हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। साड़ी वाला मुझे मिला, उसने भी मुझे यही बात कही। अन्नदाता किसान मिले तो वे भी मुझे यही बात कहे। और जो भी मुझे यहां से जुड़े हुए लोग मिले, उन्होंने अपनी एक नई कहानी यहां पर हमें सुनाई। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था। भ्रष्टाचार के नाम पर भारत की पहचान होती थी तो दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था। देश की सुरक्षा में लोग सेंध लगाते थे, सरकार मौन रहती थी तो स्वाभाविक रूप से दुश्मन आंख दिखाता था। नक्सलवाद था, गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और प्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से ही रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं। कोई सोचता था, मैं मानता हूं महाराज सुहेलदेव होते, अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता। और महाराज सुहेलदेव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा। 500 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष दर वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं है? राम मंदिर का निर्माण आजाद भारत में तत्काल हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, आपके पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकते, आपके देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ जुड़ करके कौन सा बड़ा तीर मार देंगे आप? ये कुछ नहीं कर सकते, ये गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, ये विकास नहीं करा सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। इनको आप कहे सिर में ढो करके चलते हैं तो बोझा है व्यवस्था के लिए। इस बोझा को ढोइए मत। वर्तमान को सुधारने के लिए और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ, डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करिए। और उस स्पीड के लिए डबल इंजन की सरकार आपके बीच में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान दंगों और अपराधों से होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जाना जाता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल हो चुका है और निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत, हर गरीब के घर में शौचालय, हर बेटी की सुरक्षा की व्यवस्था, हर व्यापारी को भी सुरक्षा की व्यवस्था। हमने कहा है बिना भेदभाव के सुरक्षा दे देंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना से भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने गरीब की जमीन को हड़पने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया और किसी व्यापारी के साथ भी जबरन करने का काम किया, तो फिर हम उसकी गारंटी नहीं ले पाएंगे। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव को भी याद किया। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष करने वाले महान योद्धाओं और राष्ट्रनायकों के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। योगी ने कहा कि समाज को अपने गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं जो काम कभी नहीं हो पाया। याद करिए, एक समय महाराज सुहेलदेव जैसा भारत का एक अमर सेनानी था, राष्ट्र नायक था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया। परिणाम था विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर नहीं आ पाता था, डर के मारे नहीं आता था। लेकिन जब हम आपस में बंटने लग गए, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, परिणाम हम सबके सामने आया और परिणाम इस रूप में आया कि महाराज सुहेलदेव के बाद मोहम्मद घोरी का हमला हुआ। महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं 17 बार उस कायर आक्रांता को परास्त किया। वो हर बार माफी मांगता था, लेकिन एक बार चूक हुई। धोखे से पृथ्वीराज चौहान को उसने बंधक बना दिया, कैद कर दिया, अपने साथ लेकर के गया और फिर उसने जो व्यवहार महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, ये इतिहास हम सबके सामने है। हम वही गलती बार बार करते रहे जिस गलती का प्रमार्जन 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने किया था। उसके बाद की पीढ़ी उनसे प्रेरणा नहीं ले पाई। क्या होता था? बहराइच की चर्चा हुई, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। ये गुलामी का प्रतीक है और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी की किसी भी चिन्ह को और गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा।
आज परिणाम है, आप बहराइच में जाएंगे, अब वहां पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बन गया है। अब लगता है कि बहराइच अब अपनी पहचान के साथ, गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जब हमारी सरकार को आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने की बात आई, यहां के लोग मेरे पास आए थे, मैंने कहा विश्वविद्यालय बनेगा। अब विश्वविद्यालय किस नाम से बनेगा, ये भी बात आई। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी ने कहा, देखो 1000 साल पहले महाराज सुहेलदेव ने अपने शौर्य पराक्रम से एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया था। आजमगढ़ में अगर महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय होगा तो अत्युत्तम होगा। और मुझे अच्छा लगा आज यहां पे महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे इतना भव्य विश्वविद्यालय है तो उनके स्वारोही प्रतिमा भी लगेगी, भव्य प्रतिमा का स्थापना होगी यहां पे। बहनों और भाइयों, आप कहीं भी जाएंगे, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आपकी पहचान बनेगी, गौरव की अनुभूति होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की पहचान आधुनिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों के संतुलन से बन रही है। यही कारण है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी नई पहचान देने का काम किया जा रहा है। आजमगढ़ में आज आपका एयरपोर्ट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कहीं भी जाना हो आपके लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी है। याद रखना, जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति। प्रगति का आधार गति होती है। गति अगर स्पीड ही नहीं है तो विकास भी नहीं हो पाएगा। और यही स्थिति आज आप सबके लिए भी है। आजमगढ़ की प्रगति के लिए आज ब्लैक पॉटरी को एक प्लेटफॉर्म मिला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से। वाराणसी की साड़ी को एक मंच मिला है, आज वैश्विक स्तर पर उसको पहचान मिल रही है। हरिहरपुर का संगीत घराना हिंदुस्तानी संगीत की, शास्त्रीय संगीत की परंपरा को फिर से एक मंच प्रदान कर रहा है। और निरहुआ जैसे कलाकार भी भोजपुरी की मिठास को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबके सामने यही कहने के लिए आया हूं, ये वही दरा है जहां वीर कुंवर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। ये रागे रागों की धरती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की धरती है, महान साहित्यकार की पावन धरा है। ये पावन धरा अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुई? क्यों हर आतंकी घटना में संजरपुर का नाम आता था? क्यों हर गलत कार्य के लिए आजमगढ़ को बदनाम किया जाता था? क्योंकि तब सरकार उस सोच की थी, सरकार नकारात्मक सोच रखती थी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, महिला और युवा सहित हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योगी ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार की नीतियों का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बहनों और भाइयों, आज बेटी की शिक्षा के लिए पैसा है तो बेटी की सामूहिक विवाह की स्कीम भी हमारे पास है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सैनिल राजभर जी का विभाग अटल आवासीय विद्यालय भी बना रहा है और नई नई स्कीम लेकर के उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है। हर विभाग कुछ न कुछ नया कार्य करके आज विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये काम 2017 और 2014 के पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये एक्सप्रेसवे 2017 के पहले क्यों नहीं बन पाया? ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया? नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं बन पाया?
यहां पर अन्य सुविधाएं क्यों नहीं विकसित हो पाई? कारण था करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। राजनीतिक जानकारों की नजर में आजमगढ़ की ये सभा सिर्फ विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा राजनीतिक संदेश भी थी। यहाँ बेटियों के सम्मान का मुद्दा भी था, विकास का रिपोर्ट कार्ड भी था, कानून व्यवस्था का दावा भी था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश भी था और विपक्ष पर राजनीतिक हमला भी। साफ है कि आजमगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई मोर्चों पर अपनी राजनीतिक रणनीति और सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाई